हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे चैनल होम पीसीएस में। तो होम पीसीएस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप। मैंने मुग़ल टॉपिक को सारा पढ़ा दिया है, जितने भी मुग़ल बादशाह थे उत्तर मुग़ल कालीन तक सबको मैंने पढ़ा दिया है, एकदम ख़त्म कर दिया है। अब मेन बात आता है आपको स्टार्ट क्या करना है। तो मुग़ल कालीन प्रशासन, चित्रकला, केंद्रीय प्रशासन, यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीसीएस लेवल में। अगर आप रेलवे बैंकिंग वगैरह तक का तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ तक पढ़ लिए वो बहुत है। लेकिन अगर आपको और भी डीप नॉलेज चाहिए, अगर अंदर पीसीएस लेवल तक का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, यूपी पीसीएस वगैरह वगैरह, या यूपीएससी लेवल का, तब आपका क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा। तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसको आप पढ़ते हैं तो पीछे मैंने जितना भी पढ़ाया है सबको आपका जो है रिवाइज हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हम लेंगे राजत्व का सिद्धांत। राजत्व मतलब क्या होता है? राजा, राजा का सिद्धांत। राजा का सिद्धांत क्या था? तो मुगल प्रशासन प्रणाली जो था, भारतीय प्रणाली और विदेशी प्रणाली दोनों का मिक्स था। समझ रहे हैं मुगल शासन कैसे चलता था? भारतीय प्रणाली और विदेशी प्रणाली दोनों से मिक्स होके चलता था, दोनों मिला जुला था। मूल आधार क्या था? मूल आधार शरीयत को मानते थे। शरीयत मतलब जो कानून रहता है मुस्लिमों का, उसको बोलते हैं शरीयत। उन्हीं का आधार पे चलता था। बाबर ने, बाबर देखिए, पहला बात, मुगल बादशाह कौन है? बाबर। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण करके मुगल बादशाहों को खलीफा के नाम मात्र से अधिपति से मुक्त कर दिया। देखिए, बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। आप कमेंट करके बताएंगे, मैंने पढ़ा चुका हूँ बादशाह की उपाधि कब धारण किया था बाबर। तो बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण किया था और खलीफा के नाम मात्र की अधिपति से मुक्त कर दिया। पहले ना खलीफा से स्वीकृति प्रदान करनी पड़ती थी। दिल्ली सल्तनत में आपने देखा होगा कि किस तरीके से खलीफा से स्वीकृति प्रदान करनी पड़ती थी। लेकिन बाबर आते के साथ खुद को बादशाह घोषित कर देता है और खलीफा का टाइम ख़त्म हो जाता है। मतलब एक तरह से एक दौर चलता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। हुमायूं ने बादशाह को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि माना कि धरती पे अगर कोई खुदा है, कोई भगवान है, तो वो बादशाह ही है, मतलब राजा ही है। अकबर अकबर स्वयं को इस्लामी कानूनों के बारे में अंतिम निर्णायक घोषित करके बादशाह को सर्वश्रेष्ठ बना दिया। मतलब अकबर क्या था? अकबर जो राजा था, वो जितने भी कानून बनते थे, जितने भी मतलब फैसला होता था कानून पे, अंतिम डिसीजन किसका होता था? अकबर का। ठीक है ना? तो उसमें क्या हो गया? बादशाह सर्वश्रेष्ठ हो गया था। भले अकबर ने बहुत सारे विभाग बना रखे थे काजी वगैरह के लिए, न्याय विभाग वगैरह वगैरह, लेकिन अंतिम अंतिम डिसीजन किसका होता था? तो अकबर का होता था। तो स्वयं को इस्लामी कानूनों के बारे में अंतिम निर्णय घोषित करके बादशाह को सर्वश्रेष्ठ बना दिया। कौन? अकबर। रूढ़िवादी इस्लामी सिद्धांत को बदल के सुलह कुल नीति में अपनाया। सुलह कुल नीति, एकदम स्वच्छता से सब भाईचारा मिलजुल के आपस में रहेंगे। मजहर की घोषणा किया था अकबर ने 1569 ईस्वी में, सॉरी 79 ईस्वी में। 1579 ईस्वी में किसकी घोषणा किया था? मजहर की घोषणा। सब कुछ मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आप यहाँ आप रिवाइज करते चलिए, जो नहीं आता है बस वही देखेंगे। अकबर के राजत्व सिद्धांत की व्याख्या अबुल फजल ने आईने अकबरी में की। आईने अकबरी के 12 पार्ट है, मैं बता देता हूँ आपको। अब तो आईने अकबरी बुक कौन लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। और अकबर के सारे कारनामे इसमें दर्शाए गए हैं। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने भी राजत्व को एक दैवीय देव माना। मतलब मिला जुला के आप कह सकते हैं कि मुगल काल में राजा जो था एकदम खुदा के बराबर था, एक तरह से खुदा ही था धरती पे, ऐसा कह सकते हैं। अपने आप को बहुत बड़ा मतलब बड़ा क्या है, खुदा ही मानता था। मुगल प्रशासन में आप केंद्रीय प्रशासन को देखें कि प्रशासन कैसे चलता था, राजा का क्या काम होता था, कैसे पूरा राज्य को, पूरा एक जिला को कैसे चलाता था। तो आइए देखते हैं। मुगल प्रशासन, देखिए, मुगल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। सैनिक के पे आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। सैनिक का जो हेड होता था वो बादशाह हुआ करता था, राजा, और जिसमें बादशाह सर्वोच्च था। ठीक है। फिर भी प्रशासन की गतिविधियों को चलाने के लिए बहुत सारे विभाग को बनाया गया था। प्रशासन की गतिविधियां कैसे चलेगी? तो बहुत सारा विभाग बनाया गया था, जिसमें मंत्री परिषद था, बहुत सारे मंत्री परिषद को विजारत बोलते थे। विजारत कहीं जगह आपको वकील देखने को मिलेगा, या फिर कहीं जगह विजरत देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो मेन नाम विजारत है। ठीक है, थोड़ा हिल रहा है।
शुरुआत में वकील को ही वजीर कहा जाता था। स्टार्टिंग में नाम जो था वकील था, उसके बाद बदल के इसका वजीर नाम कर दिया गया था। तो वकील वजीर को जो पद पे था वो सैनिक आए सैनिक दोनों रह सकते थे। मतलब सैनिक में कोई हेड बन गया तो उसको बना दिया करता था राजा, या फिर असैनिक कोई आम नागरिक को उसका गुण के अनुसार, टैलेंट के अनुसार उसको वो पद दिया जाता था। दोनों क्षेत्रों में असीमित अधिकार प्राप्त था। किसको? दोनों क्षेत्रों में किसको असीमित अधिकार प्राप्त था? तो असैनिक ये वजीर बने या सैनिक वजीर बने, दोनों को सेम नेचर से देखा जाता था। ठीक है। वकील जो था, वकील वही वजीर बादशाह का प्रतिनिधि था। प्रतिनिधि मतलब बादशाह का दाहिना हाथ कह सकते हैं या पूरा हेड कह सकते थे। बादशाह के बाद वकील वजीर सर्वोच्च माना जाता था। एक तरीके से आप प्रधानमंत्री कह सकते हैं किसको? वजीर को। उस समय वजीर ही जो था, वकील वजीर जो था वही कौन था? प्रधानमंत्री था। किसके समय में? मुगल प्रशासन के समय में। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो वजीर, प्रधानमंत्री को वजीर बोला जाता था। तो क्वेश्चन भी पूछा गया कि मुगल प्रशासन में प्रधानमंत्री के पद को क्या बोला जाता था? तो वजीर या वकील। ठीक है, दोनों याद रखेंगे आप। तो वकील आप कम पूछता है, ज़्यादा वजीर ही पूछता है। अकबर ने बैरम खां को पतन के पश्चात वकील की शक्ति की सीमित कर दिया। ठीक है ना। अकबर ने, देखिए अकबर के समय, हुमायूं के समय से बैरम खां सेनापति बन के आया था, वजीर के पद पे था, और अकबर के समय 4 साल वजीर के पद पे रहा। उसके बाद क्या हुआ, जब मक्का की यात्रा के बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, तो अकबर ने इस वजीर पद को, है ना, वजीर या वकील पद जो भी आप कहें, दोनों नाम लेके चलेंगे, वजीर या वकील पद को 8 बोल रहे हैं, अकबर के शासन के 8वें वर्ष, सॉरी, जब अकबर 8वां वर्ष हुआ था शासन का, गद्दी पे बैठा हुआ, तो वकील पद जो वजीर पद था उसको बहुत सारे भागों में डिवाइड कर दिया, जिसमें एक भाग था दीवान, उसके बाद था बक्सी, मीर ए समा, खान ए समा, सद्र उल सुदूर। तो कितने हो गए? 3, 2, 5, 5 विभागों में डिवाइड कर दिया था। कौन? अकबर ने वजीर पद को। ठीक है ना। और देखिए आप ध्यान रखिएगा कि मुगल में बाबर का वजीर का नाम क्या था? तो मीर बक्की नाम था, जिसने राम मंदिर पे, जो राम मंदिर को तोड़ा था और उसके जगह मस्जिद बनाया था। तो वो भी ध्यान दे के चलेंगे हम। आइए दीवान के बारे में देखते हैं। दीवान जो है यह वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वित्त मतलब जो आप वित्त मंत्री अभी जानते हैं कौन है, वही। और राजस्व मतलब जो टैक्स वसूलता है, सर्वोच्च अधिकारी था। बादशाह के अनुपस्थिति में सारा पावर इसी के अंदर था। मतलब एक तरीके से जो वजीर का पद का जो ताकतवर चीज़ है वो दीवान के पास चला आया। ठीक है ना। बादशाह अनुपस्थित है तो सारा कंट्रोल कौन करेगा? दीवान करेगा। इसकी दीवान के देखभाल के लिए कई छोटे छोटे पद विभाग इसके नीचे थे। दीवान के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे पद और विभाग थे। एक विभाग का नाम था दीवाने खालसा, ये दीवान के नीचे है। दीवाने खालसा शाही भूमि को देखभाल करता था। शाही भूमि क्या है? ऐसी भूमि जिस पे राजा का अधिकार हो। ठीक है ना, उसका देखभाल करता था दीवाने खालसा। दीवाने तन वेतन एवं जागीर की देखभाल करता था। ठीक है ना। मुशर्रफे खजाना केंद्रीय राजकोष की देखभाल करता था। मुस्तफी अन्य व्यय की निरीक्षक करता था। आय व्यय का, सॉरी, आय व्यय का निरीक्षक कौन करता था? मुस्तफी नाम का डिपार्टमेंट। ठीक है ना, ये सब डिपार्टमेंट का नाम है। मुगल बादशाह के दीवान पद पर राजा टोडरमल, मुजफ्फर खां, मंसूर, ये सब थे। मुगल बादशाह के दीवान पद पे था कौन? किसके समय? तो अकबर के समय। तो अकबर के समय राजा टोडरमल, मुजफ्फर खां और मंसूर जैसे व्यक्ति एक दीवान पद पे था। जहांगीर के समय इत्मा उद्दौला इस पद पे था, दीवान के पद पे। शाहजहां के समय सदुल्ला खां था, सदुल्ला खां। और औरंगजेब के समय उस्तद खां था, असद खां, सॉरी, असद खां। थोड़ा बोलने में हिजिटेशन अभी भी हो रहा है मेरे को, थोड़ा तुतला जाता हूँ, ठीक से बोल नहीं पाता हूँ, तो कोऑर्डिनेट करके चलिएगा। तो औरंगजेब के समय दीवान पद पे कौन था? तो असद खां। और सर्वाधिक 31 वर्ष तक दीवान पद पे बना रहा कौन? असद खां, औरंगजेब के समय। तो आप मेन बात ये ध्यान रखिएगा कि वजीर पद को 5 भागों में डिवाइड कर दिया अकबर ने अपने शासन के 8वें वर्ष। ठीक है ना। दूसरा जो पद है मीर बख्शी,
यहाँ आप देख रहे हैं मीर बख्शी, जो मैंने दिखाया 5 भागों में डिवाइड किया था ना, अब मीर बख्शी के बारे में देखेंगे। तो मीर बख्शी जो था ये सैन्य विभाग का सर्वोच्च सेनापति होता था, किंतु जब युद्ध में जाता था तो इसका मतलब सर्वोच्चता खत्म हो जाता था। युद्ध में कोई ऑर्डर नहीं यूज़ करता था, राजा के ऑर्डर के से चलता था, ठीक है ना। युद्ध में सेनापति नहीं हुआ करता था, एक तरीके से आप कह सकते हैं। सैन्य विभाग का सर्वोच्च सेनापति कौन था? तो मीर बख्शी, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका काम क्या था? सैनिक भर्ती करना, हुलिया रखना, रथ तैयार करना, रसद का प्रबंध करना, शस्त्रों का व्यवस्था करना, सेना का हाथी घोड़ा और निरीक्षण करना। देखिए ये युद्ध में जाता ही नहीं था, अगर बहुत ज़रूरत पड़ने पे युद्ध पे गया तो नॉर्मल तरह युद्ध लड़ता था मीर बख्शी, ठीक है ना। तो सैन्य विभाग का सर्वोच्च सेनापति होता था। मीर बख्शी शाही महल की सुरक्षा का दायित्व भी इनके अंडर में था। शाही महल जो था, औरतें वगैरह रहती थी, राजा का महल, उसका देखभाल भी कौन करता था, सुरक्षा कौन करता था? तो मीर बख्शी करता था। मीर बख्शी पद पर स्वयं उच्च श्रेणी का मनसबदार होता था, मतलब जो इस पद पे है ना उसे अच्छा खासा मनसब मिलता था, मतलब एक ग्रेड क्वालिटी का नौकरी हुआ करता था और अच्छा वेतन मिलता था, एक तरीके से कह सकते हैं। मनसबदारी व्यवस्था चलाने के लिए उत्तरदायी भी यही होता था मीर बख्शी। देखिए मीर बख्शी क्या है, मीर बख्शी को अच्छा मनसब मिल रहा है, लेकिन मनसब दे कौन रहा है? तो राजा दे रहा है, ठीक है ना, इसको राजा दे रहा है, और सारे इसके अंडर जितने भी राजा के अंडर है, जितने भी काम करने वाले हैं, सबको मनसब कौन दे रहा है? तो मीर बख्शी ही दे रहा है। मीर बख्शी आदमी का नाम नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये डिपार्टमेंट है एक तरीके से, ठीक है ना। सभी मनसबदारों की नियुक्ति उसी के विभाग से होती थी, मीर बख्शी के विभाग से होती थी, ठीक है ना। जितने भी मनसबदार है सबको नियुक्ति राजा ही करता था मीर बख्शी के डिपार्टमेंट से, और किसको कितना मनसब देना जाना है यहीं से नियुक्त होता था, ठीक है। और इसको भी अच्छा खासा मनसब मिलता था, इसका जो हेड हुआ करता था, खुद ही हेड है तो इसको अच्छा मनसब मिलेगा नहीं, ठीक है ना। मीर ए समा तीसरा डिपार्टमेंट है, वजीर का तीसरा डिपार्टमेंट है मीर ए समा, घरेलू मामलों का प्रधान हुआ करता था, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, राजा रानी के कपड़े लत्ते के सब कुछ, साई बेड बिछावन सफाई तफाई सब कुछ मीरे समा करता था। खाने समा का था शाही रसोइयाँ का प्रबंध करना, रसोई में जितने A to Z सामान है, खाने से लेके पीने तक, नमक से लेके पानी चीनी तक, सब कुछ का व्यवस्था कौन करता था? खाने शमा, उसका काम था। शूद्र उल सुदूर एग्जाम में पूछा गया है, और मैंने 2-3 जगह देखा है इस टॉपिक से क्वेश्चन। शूद्र सुदूर, ठीक है ना। धार्मिक मामलों पे बादशाह का सलाहकार होता था। धार्मिक मामलों पे मतलब कोई धर्म से रिलेटेड बात हो रहा है तो उसमें सलाहकार कौन रहेगा? शूद्र उल सुदूर, ये डिपार्टमेंट है, इसका जो हेड होता था वही मतलब रहता था। इसके अंदर जितने भी इस डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ धार्मिक मामलों पे ही बात होता था। प्रधान काजी के रूप में मुकदमों का निर्णय करना इनका काम होता था, शूद्र सुदूर का। ये कोई एक व्यक्ति नहीं, ये डिपार्टमेंट है। धार्मिक विषयों पर परामर्श देना इसका काम होता था। दान विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ठीक है ना। दान विभाग में जितने पैसे आए हैं या गए हैं, मतलब ये इससे धार्मिक चीज़ों से, तो इसका देखरेख कौन करता था? शूद्र उल सुदूर करता था। इनके अलावा दान पुण्य की व्यवस्था करना, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना, विद्वानों को कर मुक्त भूमि तथा वजीफा प्रदान करना तथा इस्लामी कानूनों का पालन की सुनिश्चित व्यवस्था करना शूद्र उल सुदूर विभाग का काम था, ठीक है। शूद्र उल सुदूर जो विभाग था कभी कभी न्याय विभाग को भी देखता था, ठीक है ना, न्याय विभाग को भी देखता था। न्याय विभाग का जो हेड होता था वो मुख्य काजी हुआ करता था। उस समय मुगल प्रशासन के समय जो मुख्य काजी था उसको कभी मुगल काल में काजी उल कुजात या शेख उल इस्लाम भी के नाम से भी जाना जाता था। काजी उल कुजात शेख उल इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन है? ये न्याय विभाग का मुख्य हेड है, ठीक है ना। और इसके नहीं रहने पे सुदूर डिपार्टमेंट इसका काम देखता था। इस काजी को जो हेड है काजी उल कुजात या शेख उल इस्लाम का जो हेल्प करने के लिए एक विभाग बनाया गया था, इसका नाम था
मुक्ति मुक्ति में कानूनों की व्याख्या किया जाता था। बहुत सारे विद्वान बैठाए जाते थे और कानून लिखते थे। जैसे हमारा संविधान है, बहुत सारे विद्वानों को बैठ के लिखा गया है, उसी तरीके से मुगल प्रशासन में मुक्ति डिपार्टमेंट में बहुत सारे विद्वान बैठाए जाते थे और कानून बनाते थे। यहीं से कानून बन के आता था। लेकिन अंतिम निर्णय किसका होता था? और ये राजा का। औरंगजेब जो था प्रजा के नैतिक चरित्रों की देखभाल करता था, ठीक है ना, प्रजा के नैतिक चरित्रों की देखभाल करने के लिए मुहत्सियो 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 नियुक्त किया था। मुहत्सियो डिपार्टमेंट नियुक्त किया था। मुहत्सियो क्या है? मुहत्सियो के अंडर जितने भी लोग काम करते थे, उनका काम था हिंदू मंदिरों, हिंदू पाठशालाओं को तोड़ो, एकदम ख़त्म कर दो, मार के एकदम भगाओ, एक भी हिंदू चीज़ नहीं रहेगा हमारे काम। औरंगजेब के समय, ध्यान रखिएगा, औरंगजेब जितने भी काम करते थे शरीयत के प्रतिकूल काम करते थे। करने वालों को रोकना था। थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, मैं बता दूँ, शरीयत के प्रतिकूल काम करने वाले को रोकना था। मतलब प्रतिकूल मतलब क्या होता है? यहाँ पे हिंदी शब्द देख रहे हैं, प्रतिकूल है। प्रतिकूल मतलब शरीयत के खिलाफ, जो शरीयत कानून है उसके खिलाफ अगर कोई दूसरा काम कर रहा है मुस्लिम कानून के खिलाफ, तो उसको रोकने का काम किसका था? मुहत्सियों का। तो इन ज़्यादातर ये शरीयत के खिलाफ तो हिंदू मंदिर बनता था, हिंदू पाठशाला होता था, तो उसी को तोड़ने का काम होता था। कुछ अन्य विभाग भी थे मुगल प्रशासन में, अन्य विभाग। तो मीर अतिस तोपखाने का प्रधान होता था। दरोगा ए तोपखाना भी बोला जाता था। इसका जो हेड होता था दरोगा ए तोपखाने का प्रधान होता था। साहिब तोहीज सैनिक लेखाधिकारी होता था। दरोगा ए डाक चौकी गुप्तचर विभाग होता था। दरोगा ए डाक चौकी, मैं जोर से बोल रहा हूँ, थोड़ा आप याद कर लीजिएगा। दरोगा ए डाक चौकी गुप्तचर विभाग और डाक विभाग हुआ करता था। मीर ए बहर जल सेना का प्रधान हुआ करता था और शाही नौकाओं का निर्माण करता था। शाही नौका मतलब राजाओं के लिए, राजा रानी के लिए नौकाओं का निर्माण करता था। राजा के ऑर्डर से जितने भी नौका बनते थे, इनका काम था। किनका काम था? तो इनका डिपार्टमेंट का नाम है मीर ए बहर, जल सेना और नौका बनाता था, ठीक है। उसके बाद है मीरबार वन रक्षक होता था। कोई लकड़ी वकड़ी काट के नहीं ले जाएगा जंगल से, जंगल खाली नहीं करेगा, जो राजा का ऑर्डर होगा वही करेंगे। नाजिर ए बयूतात शाही कारखानों का अधीक्षक हुआ करता था। शाही कारखाना मतलब राजा का जो कारखाना हुआ करता था, पैसों का लेखा जोखा जो हुआ करता था, उसका अधीक्षक कौन था? तो नाजिर ए बयूतात मुस्छी या मुस्दात भी बोला जाता है इसको। बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल करता था। बंदरगाह पे कोई दूसरा आक्रमण तो नहीं कर रहा है, कौन आ जा रहा है, नहीं कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब कुछ कौन देखता था? मुस्छी। प्रांतीय प्रशासन के बारे में देखते हैं, मुगल काल के प्रांतीय प्रशासन। तो यहाँ से थोड़ा सा और देखेंगे, उसके बाद हम बंद कर देंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। मुगल साम्राज्य जो था, मुगल साम्राज्य कई सारे राज्यों में बटा था, राज्य जिलों में बटा था, और जिला जो था परगना में बटा था, मतलब जो आजकल का ब्लॉक होता है, और ब्लॉक गांव में बटा हुआ करता था, जो अभी भी चल रहा है, ठीक है ना। एक केंद्र होता है, केंद्र के अंडर राज होता है, राज्य के अंडर बहुत सारे जिले होते हैं, जिले के अंदर बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक के अंदर बहुत सारे गांव आते हैं, ठीक है ना, अभी भी है। तो अब देखिए बात क्या है, तो बात उस समय है कि राज्य को उस समय सूबा बोला जाता था। सूबेदार नहीं बोलते हैं, सूबेदार। तो राज्य का जो हेड रहेगा सूबेदार, मतलब राज्य को सूबा बोला जाता है। प्रांत, राज्य बोले या प्रांत बोले, तो उनको क्या बोला जाता था? सूबा। और जिला जो है, जिला को सरकार बोला जाता था, और जो है ब्लॉक उसको परगना को महोला बोला जाता था। महोला। ब्लॉक को क्या बोला जा रहा है? महोला। और महोला गांव में बटा था, ठीक है ना। बाबर एवं हुमायूं के शासनकाल में मुगल प्रदेशों को प्रशासनिक मंडल सूबों की उपेक्षा सरकार में विभक्त थे। देखिए, बाबर एवं हुमायूं के शासनकाल में मुगल प्रशासन जो था प्रशासनिक मंडल सूबों की अपेक्षा सरकार में विभक्त थे। मतलब बाबर और हुमायूं के समय ये सूबा डिपार्टमेंट था ही नहीं, डायरेक्ट
जो हेड था वो जिला में बटा हुआ था, मतलब जिला से स्टार्ट होता था, जिला, ब्लॉक और गांव। लेकिन जैसे ही अकबर आता है उसको सूबा बनाता है। तो देखिए, सर्वप्रथम सर्वप्रथम अकबर ने ही प्रांतीय प्रशासन के लिए प्रयास किया और 1580 ईस्वी में अपने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया। 12 सूबों मतलब 12 राज्यों में बांट दिया, विभाजित कर दिया 12 राज्यों में। अंतिम समय में बरार, खानदेश और अहमदनगर को जीत कर कौन? अकबर। सूबों की संख्या 15 हो गई अकबर के समय। जहांगीर ने कांगड़ा विजय किया। कांगड़ा विजय लाहौर को मिला लिया, तो कितना हो गया? 16 हो गया, ठीक है ना। शाहजहां ने कश्मीर, लाहौर जो आता था, ठट्टा, मुल्तान, उड़ीसा, बंगाल अकबर विजय कर रखा होता है, लेकिन उस समय बंगाल के अंडर ही उड़ीसा आता है, ठीक है ना। तो उड़ीसा को फिर शाहजहां ने जीतता है, अलग हो जाता है अलग। तो शाहजहां जीतता है और मिला लेता है। तो अब स्वतंत्र सूबों की संख्या बढ़कर कितना हो गया? 3 अलग स्वतंत्र सूबा बढ़ गया, तो कितना हो गया? 18 हो गया, ठीक है ना, 18 हो गया। और औरंगजेब ने बीजापुर को 1686 में और गोलकुंडा को 1687 में जीतकर सूबों की संख्या 20 हो गया। तो औरंगजेब के समय जितने भी जिले की संख्या कितना हो गया? 20। तो आप कह सकते हैं एक तरीके से मुगल प्रशासन में टोटल कितने जिले थे? तो 20 जिले थे, 20 सूबे थे। अकबर के प्रांतीय प्रशासन में गवर्नर जो था, गवर्नर जिसको सिपह सलार कर सकते थे, सिपह सलार, सूबेदार भी कह सकते हैं आप, उसके द्वारा चलाया जाता था। मतलब जो इसका हेड होता था सूबा का, गवर्नर, सिपह सलार या सूबेदार, तीनों में से एक, मतलब तीनों नाम एक ही है, वो होता था। उत्तराधिकारियों ने नाजिम या नाजी ये सूबा, अकबर के बाद जितने उत्तराधिकारी आए इनका जो सूबा का नाम बदल के नाजिम या नाजी ये सूबा रख दिया, ठीक है, नाम बदल के। और इसका जो हेड है गवर्नर और सिपह सलार को बना दिया। पहले तो सूबेदार हेड हुआ करता था, लेकिन अकबर के बाद क्या हुआ कि उनके उत्तराधिकारी आए और सूबा का नाम बदल के नाजिम या नाजी ये सूबा कर दिया और हेड गवर्नर सिपह सलार को बना दिया, ठीक है। सरकार जो है, जिला को क्या बोला जाता है? सरकार, ठीक है ना। तो जिला का जो प्रशासन था, सरकार में फौजदार, मतलब जिला में फौजदार, अमलागुजार, कोतवाल, काजी आदि महत्वपूर्ण अधिकारी थे। तो अभी भी जिला में जाएंगे तो अभी भी इतने अधिकारी होते हैं, बहुत सारे अधिकारी होते हैं। फौजदार जो था उसको सिकदार बोला जाता था और इनका काम था शांति व्यवस्था को बनाए रखना। और परिवहन रोड का भी मतलब टैक्स वसूलता था, चालान काट देता था बाइक वाइक का। तो उस समय तो बाइक था नहीं, लेकिन परिवहन टैक्स कौन वसूलता था? सिकदार। अमलागुजार को करोड़ा बोला जाता था, करोड़ों या करोड़ी, कहीं जगह आपको करोड़ी भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना, करोड़ी या करोड़ों। इसको टैक्स बिल अधिकारी था, टैक्स वसूलता था। वित्त कवि, लेखक, भू राजस्व कार्यालय का अधिकारी हुआ करता था। और खजानदार खजाना अधिकारी हुआ करता था, ठीक है ना। तो ये करोड़ी आप जो देख रहे हैं, करोड़ी, ये 1 करोड़ दाम वसूलता था। एक दाम में इक्वल टू कितना होता है मुगल प्रशासन में? आप कमेंट करके बताएं, नहीं तो मैं अभी आगे बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो खजानदार जो था वो खजाना वसूलता था, मतलब ये जो डिपार्टमेंट है खजानदार, ये खजाना वसूलता था, ठीक है ना। परगनों का प्रशासन, मतलब जो ब्लॉक का प्रशासन है उसका जो मुख्य अधिकारी होता था वो सिकदार होता था। आप देख रहे हैं कि फौजदारी को भी सिकदार ही हैंडल कर रहा है, शांति व्यवस्था, परिवहन को टैक्स भी वसूल रहा है सिकदार। और यहाँ पे परगनों का जो हेड है, मतलब ब्लॉक का जो हेड है, वो कौन था? सिकदार था मुगल प्रशासन में, मुख्य अधिकारी। इनके अंदर आमिल अधिकारी होते थे, वित्त अधिकारी कहलाते थे आमिल मतलब वित्त अधिकारी को आमिल बोला जाता था। खजाना पटवारी को फतेदार बोला जाता था। लगान एवं कृषि संबंधी कागजों को तैयार करने का जो व्यवस्था था वो कानूनगो के पास था। तो अभी भी इतने अधिकारी होते हैं, आप जाएंगे तो ब्लॉक वगैरह गए हैं तो आप लिखा होगा कानूनगो, फतेदार, आमिल, ये सब लिखा होगा, तो आपको समझ नहीं आता होगा, लेकिन ये सब देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए गांव में चले आइए, ब्लॉक खत्म हो गया गांव में। तो गांव का जो प्रधान होता था वो मुकद्दम या मुखिया, अभी भी होता है, मुखिया गांव का हेड होता है। मुकद्दम, मुखिया, चौधरी या खूत। एग्जाम में आपको कुछ नहीं पूछेगा, ना ही चौधरी पूछेगा,
ना ही मुखिया पूछेगा, ना ही मुकद्दम पूछेगा, पूछेगा खूत। खूत किसके समय में गांव का हेड हुआ करता था, तो मुगल प्रशासन के समय हुआ करता था, और मैंने बीपीएससी दिया था तो इसमें ये क्वेश्चन आया भी था, ठीक है ना। तो खूत गांव का हेड हुआ करता था मुगल प्रशासन के समय, ठीक है ना। स्वायत्ता संस्था थी, मतलब सारा नाम एक ही है, मुकद्दम, मुखिया, चौधरी, खूत, ठीक है ना। स्वायत्ता संस्था थी, स्वायत्त संस्था भी थी। ग्राम पंचायतें ही ग्राम की सुरक्षा, सफाई, शिक्षा आदि का देखभाल करती थी। ग्राम पंचायत ही सारा देखभाल करता था, ठीक है ना। अब देख लेते हैं मुगल कालीन कृषि व्यवस्था पे थोड़ा सा, देखे या नहीं देखे। देख ही लेते हैं थोड़ा सा और। मुगल कालीन कृषि व्यवस्था, मुगल कालीन कृषि व्यवस्था ये जो था 3 हिस्सों में बसा था। भू राजस्व प्रणाली बोला जाता था उस समय। वो मुगल काल में जो कृषि व्यवस्था था, भू राजस्व प्रणाली मतलब भूमि के, भू मतलब भूमि, राजस्व मतलब राजा जो टैक्स वसूल रहा है, प्रणाली मतलब राजा द्वारा भूमि पर लगाए जाने वाले कर। तो 3 भाग हिस्सों में बटे थे, एक खालसा भूमि, जागीर भूमि और सयूर गाल भूमि, ठीक है ना। सयूर गाल भूमि को मदत ए माश भी बोला जाता था। अब देखिए खालसा भूमि, इसमें मिलने वाली आय सीधे शाही खजाने में जमा होता था। इससे जितने भी टैक्स मिलते थे डायरेक्ट राजा खजाने में जमा होता था। जागीर भूमि था, वेतन के बदले भूमि दिया जाता था, मतलब इसमें काम करने वाले को जो बहुत लंबे समय से काम कर रहा है उसको डायरेक्ट भूमि ही दे दिया जाता था काम करने के लिए, वेतन नहीं दिया जाता था। और भूमि पे वो कुछ भी बोए, काटे, फसल उगाए, उसमें से राजा जो है उससे टैक्स वसूलता था भूमि के बदले। तो वो फसल ले जाता था, फसल भी दे सकता था, या फिर पैसे देना है तो पैसे देता राजा के खजाने में। सरगील भूमि क्या था, विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को अनुदान के रूप में दी जाती थी। जितने भी राजा के अंडर बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि अकबर के समय नवरत्न थे, नवरत्न, तो उन सबको सरगुल भूमि दिया देता था राजा खेतीबाड़ी करने के लिए फ्री में, कि इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। लगान व्यवस्था को अस्थायी रूप से प्रदान करने के लिए अकबर ने 1580 से 1582 में आईने दसाला का स्थापना किया। देखिए आईने दसाला का स्थापना कौन किया, तो अकबर ने किया। कब किया, तो 1580 से 82 में। और इसका जो पहला हेड बनाया, प्रेरणेता, उसको टोडरमल को बनाया। इसमें क्या होता था आईने दसाला में, दिख रहा है आपको, आईने दसाला में 1/3 लगान जमा करना होता था, ठीक है ना। और सरगुल भूमि को बंसागुनत भूमि भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा और। आईने दसाला के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उस समय उनके प्रचलित मूल्यों औसत निकाल कर उस औसत का 1/3 लगान जमा करना पड़ता था। कहाँ पे, राजा के खजाने में। तो 10 वर्ष में जितना भी उत्पादन हुआ है उसमें से 1/3% निकाला जाता था, 1/3 हिस्सा, और राजा के खजाने में जमा किया जाता था, ठीक है ना। आईने दसाला एक रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, क्योंकि इनमें सीधे किसान के प्रति वर्ष लगान देने की उत्तरदायी नहीं होता था, कि हर वर्ष लगान ही देना था, ऐसा नहीं था। प्रत्येक 10 वर्ष में एक निकाला जाता था हिसाब किताब, और उस हिसाब से 1/3 लगान जमा करना पड़ता था। शाहजहाँ के शासनकाल में मुर्शिद कुली खां आईने दसाला को दक्षिण भारत में ले गया था। तो शाहजहाँ के समय दक्षिण भारत में भी फैल चुका था आईने दसाला, और उसका हेड था मुर्शिद कुली खां। अकबर ने भूमि पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी, जो पहले से चल रहा था, गज ए सिकंदरी शायद शेरशाह सूरी ने लाया था। गज ए सिकंदरी की जगह गज ए इलाही लाया, और गज ए इलाही लाया कब, 1588 में। और गज ए सिकंदरी और गज ए इलाही के अनुपात में 39/41 का अंतर था। 39.41 का रेशियो का अंतर था, मतलब 2 पॉइंट ज़्यादा था गज ए इलाही। 3600 वर्ग गज 1 बीघा कहलाता था, और 20वां भाग बिस्वा कहलाता था मुगल प्रशासन में। देखिए 3600 वर्ग गज 1 बीघा हुआ करता था, और 20वां भाग बिस्वा कहलाता था। मुगल काल में भू राजस्व प्रणाली अन्य कर भी
अन्य कर भी फेमस था, जैसे बटाई कर, नष्ट कर, इस सब कर भी बहुत फेमस था मुगल प्रशासन में। अकबर ने कृषि योग भूमि को फसल की उत्पादकता के आधार पर 4 भागों में बांटा है कि किस भूमि में कैसा फसल उत्पादन हो रहा है, उसके हिसाब से 4 भागों में बांट दिया। कौन? अकबर ने। तो पहला भूमि का नाम है पोलज भूमि। पोलज भूमि क्या था? जिस पर प्रति वर्ष खेती होती थी, ठीक है। और दूसरा था प्रति भूमि, जिस पर एक वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी ताकि उर्वरता बनी रहे मिट्टी की। चाचर भूमि हुआ करता था अकबर के समय। भूमि पर 2-4 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी, ठीक है। एक था बंजर भूमि, 5 या अधिक वर्षों के बाद ही जो है बोया जाता था और देखता था 5 वर्ष के बाद कि उपजाऊ हो रहा है या नहीं हो रहा, तब उसको बोता था, नहीं छोड़ देता था। गुजरात विजय के बाद ही अकबर द्वारा 1573 ईस्वी में यह कर के रूप में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति हुआ। तो मैंने बताया ना कि अभी करोड़ी नामक नियुक्ति की अधिकारी हुआ करता था, जिसको अमला गुजार बोला जाता था। और अमला गुजार का काम था टैक्स बिल अधिकारी करना। और टैक्स कैसे वसूलता था? ये 1 करोड़ दाम वसूलता था। और उस समय 40 दाम इजकल टू 1 रुपया होता था। तो 1 करोड़ दाम इजकल टू कितना रुपया होगा? तो आप बताएंगे। राजस्व के अन्य स्रोत। राजस्व के अन्य स्रोत क्या था? बाबर और हुमायूं ने जकात, जजिया, खम्स कर के चलाया था। मुसलमानों से जकात कर वसूला जाता था, जकात जो था, और जजिया हिंदुओं से वसूला जाता था, और खम्स जो था लूट था। लूट मतलब लूटा हुआ खजाना, इसको शाही खजाने में जमा कर दिया जाता था। उनकी संपत्ति, जकात कर जो है, जो जकात है ये मुस्लिम से लिया जाता था, और उनकी संपत्ति की राज द्वारा सुरक्षा किया जाता था। मतलब जितने भी संपत्ति है वो क्या करेगा? राजा उसका देखेगा, मतलब सुरक्षा रखेगा, और उसमें से 2.5% टैक्स राजा को देना पड़ता था, नागरिकों को। तो ऐसा जकात कर था। शाहजहां ने 2 नई नापों को आरंभ किया, 2 नई नापों का। एक का नाम था बीघाए इलाही, बीघा ए इलाही, मुगल काल के अंत तक चलता रहा बीघाए इलाही। दूसरा था दीराए शाहजहानी, तो नाम से ही पता चला है शाहजहानी, तो शाहजहां ने करा दीराए शाहजहानी। अकबर ने तनब, तनब की जगह जरीब का प्रयोग किया। तनब क्या था? तंबू की रस्सी हुआ करता था पहले, इनका नाम था, और इनका नाम पड़ गया तनब। तनब की जगह जरीब का प्रयोग किया करता था। जरीब क्या है? एक बांस में लोहे की जंजीर बंधी हुई रहती थी, और उसी से खेतों के नापने के लिए बनाया था। कौन? अकबर ने। अकबर के समय में भू राजस्व 1/3 वसूला जाता था, मैंने अभी बताया आपको, देखे थे। किंतु गुजरात में अब बाद 1/2 वसूला जाता था, और राजपूत 1/7 से 1/8 तक वसूला जाता था राजपूतों से। शाहजहां के काल में भूमि राजस्व बढ़कर 50% हो गई, सबसे ज़्यादा शाहजहां के समय हो गई। 50% टैक्स देना पड़ेगा, और वसूलने की जो प्रथा है वो ठेकेदारी प्रथा हो गई, ठेकेदार को दे दिया गया, और ठेकेदारी अपना मनमाना वसूलाई करते थे, और राजा को कितना देते थे पता नहीं, लेकिन ऐसा होता होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि अगर पकड़ा जाएगा ठेकेदार तो मारा जाएगा राजा द्वारा। भू राजस्व की प्रशासन की मुख्य इकाई ग्राम थी, जिसमें मालगुजारी लगान के 2 अधिकारी नियुक्त थे। देखिए, भू राजस्व के प्रशासन की मुख्य इकाई ग्राम थी। ग्राम के अंदर 2 मालगुजारी अधिकारी नियुक्त थे, मालगुजारी लगान के 2 अधिकारी। एक का नाम था मुकद्दम, दूसरा का नाम था पटवारी। मुकद्दम बड़ा अधिकारी हुआ करता था, पटवारी छोटा अधिकारी हुआ करता था। और मुकद्दम 2.5% से आय वसूलता था, और पटवारी 1% आय वसूलता था। आय शब्द का उस समय दस्तूरी बोला जाता था। अभी ना, जैसे अभी आप इनकम बनाने जाते हैं तो आय प्रमाण पत्र बोला जाता था, लेकिन मुगल के समय वो दस्तूरी प्रमाण पत्र हुआ करता था। और आप देख रहे हैं कि 2.5% मुकद्दम को मिलता था, और 1% पटवारी को आय मिलता था, ठीक है ना, मालगुजारी लगान में। और आय के जगह दस्तूरी शब्द का प्रयोग होता था, ठीक है ना। परगनों में 3 अधिकारी थे। एक का नाम था आमिल, कानूनगो और अमीन, मैंने पहले अभी बता चुका हूँ। जिसमें आमिल बड़ा अधिकारी हुआ करता था। थोड़ा मनसबदारी व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं, मनसबदारी प्रथा के बारे में। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, अब खत्म होने वाला है। मनसबदारी प्रथा क्या था? मनसब शब्द की उत्पत्ति मनशिब अरबी शब्द से हुआ है। मनसब शब्द की उत्पत्ति अर्थ है क्या है? पद, प्रतिष्ठा और हैसियत। जिसको जितना मनसब मिल रहा है वो कौन सा पद पे, कितना प्रतिष्ठा है उसके अंदर, और कितनी हैसियत है। अकबर ने शुरू किया था मनसबदारी प्रथा को
अबुल फजल ने मनसब की 33 श्रेणियां बना रखा था, 33 श्रेणियां में बांट रखा था। जहांगीर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था को परिवर्तन कर 2 अस्पा और सी अस्पा में डिवाइड कर दिया गया। जहांगीर ने 2 अस्पा सी अस्पा चलाया। 2 अस्पा सी अस्पा क्या था, तो आइए देखते हैं। औरंगजेब के समय मनसबदार के किसी भी विशेष सहन को सवार अंक से जात अंक से ज़्यादा मनसब देना पड़ता था। देखिए, जो सवार अंक पे है, पहले तो जहांगीर आया, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब आता है, तो जहांगीर ही 2 अस्पा से अस्पा लगा देता है। तो सवार अंक को जात अंक से ज़्यादा मनसब देना पड़ रहा है औरंगजेब के समय, क्योंकि औरंगजेब के समय में मनसबदार सबसे ज़्यादा वृद्धि हो गई और सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदारी की संख्या थी औरंगजेब में, याद रखिएगा। अकबर के समय मनसबदार की संख्या 1800 थी लगभग, और औरंगजेब के समय लगभग 14,000 हो गई। देख रहे हैं कितना बढ़ गया है। एक नया मनसब आया था जिसका नाम था मशखत मनसब या मसरूत मनसब। जब कोई बड़ा मनसबदार विशेष सैन्य अभियान पर निकलता था तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो बड़ा पोस्ट का अधिकारी हुआ करता था, जिसे बहुत ज़्यादा मनसब मिल रहा है, बहुत ज़्यादा वेतन, मनसब मतलब क्या, वेतन, बहुत ज़्यादा वेतन मिल रहा है, अगर वो बड़ा अभियान के लिए निकला है तो उसके लिए मशखत मनसब दिया जाता था। जितना उसका मनसब मिल रहा है उससे दुगना। अकबर के समय मनसबदारों की संख्या 1803 थी टोटल, और औरंगजेब के समय 14,449 हो गई, लगभग 14,500। और औरंगजेब ने मसरूत मनसब को नया शुरुआत किया था, मसरूत मनसब। थोड़ा मुद्राकालीन व्यवस्था देख लेते हैं। मुगल शासन में मुद्राकालीन व्यवस्था, मुद्रा कैसे चलता था, तो सोना का सिक्का चलता था, चांदी का चलता था, तांबा का चलता था, ठीक है ना। तो चांदी का सिक्का शेरशाह सूरी के समय शेरशाह सूरी ने चलाया, और जिनका नाम रुपया रखा, जो अभी रुपया चल रहा है वो शेरशाह सूरी का ही देन है, और चांदी का चलाया था रुपया। और पैसा जो चलाया था शेरशाह सूरी ने, वो तांबा का चलाया था, ठीक है ना। बाबर ने सिक्के चलाए थे, एक काबुल में एक कंधार में, दोनों जगह चांदी के सिक्के चलाए थे। काबुल में जो सिक्के चलाए थे उनका नाम था शाहरुख, और कंधार में जो सिक्के चलाए थे उनका नाम था बाबरी। तो शाहरुख खान नाम से सिक्का चलाया था कहाँ पे, काबुल में, ठीक है ना। और सिक्के पे एक तरफ कलमा और चारों खलीफाओं का नाम अंकित था, और दूसरी तरफ बाबर की उपाधियां लिखी हुई थी, ठीक है। 1577 ईस्वी में दिल्ली में एक शाही टकसाल की स्थापना करवाया, और उसका अधिकारी जो होता था वो दरोगा था। दरोगा को मतलब हेड कह सकते हैं, शाही टकसाल। और इसका जो प्रधान होता था ख्वाजा अब्दुल समद था। प्रधान कौन था, ख्वाजा अब्दुल समद। तो ख्वाजा अब्दुल समद किसके समय में था बताएंगे। अकबर ने, यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो रहा है, जो अधिकारी मतलब जो अधिकारी हुआ करता था वो दरोगा कहलाता था, और जो प्रधान था वो ख्वाजा अब्दुल समद था, ठीक है। अकबर सोने का सिक्का जो था मुहर नाम से चलाया था। एक मुहर 9 रुपया के बराबर हुआ करता था। मुहर नाम से सोने का सिक्का चलाया। सबसे बड़ा सोने का सिक्का शशंक चलाया था अकबर ने, जो 101 तोले के बराबर हुआ करता था। सोने का सिक्का चल रहा है, देखिए। अन्य सिक्का था इलाही। चांदी का सिक्का जलाली चलाया था अकबर ने, जब बचपन का नाम जलाल था तो जलाली नाम का सिक्का चला दिया। तांबे का सिक्का दाम चलाया था, और 1 रुपया का 40वां भाग होता था दाम, ठीक है ना। 40 दाम इक्वल टू 1 रुपया होता था। सबसे छोटा सिक्का जीतल था, देख रहे हैं आप, सबसे छोटा सिक्का कौन है, जीतल है। और दाम का 25वां भाग होता था, जिसको फुलूस या पैसा भी बोला जाता था, फुलूस या पैसा भी बोला जाता। सबसे बड़ा सिक्का आप देख रहे हैं क्या है, शशंक है सोने का, और सबसे छोटा सिक्का कौन सा है, तांबे का जीतल, ठीक है। अकबर ने कुछ सिक्कों पर, अकबर, यहाँ ये पॉइंट देखने लायक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अकबर ने कुछ सिक्कों पर राम सीता की मूर्ति भी बनाई थी, और देवनागरी लिपि में उसमें लिखवाया भी था राम सीता, और सूर्य चंद्रमा का फोटो भी था सिक्का पे, और राम सिया लिखा हुआ भी था सिक्का पे। तो अकबर ने ऐसा काम करवाया था। असीरगढ़ किले, अकबर का अंतिम अभियान था असीरगढ़ का किला जीतने के उपलक्ष्य में सिक्कों पर बाज की आकृति बनाई थी अकबर ने। जब असीरगढ़ का किला जीत गया अकबर, तो सिक्कों पे बाज का फोटो चलवाया अकबर ने। 1 मिनट, जुकाम हो गया। जहांगीर ने निसार नामक सिक्के चलाए। शाहजहां ने अना नामक सिक्का चलाया। जब मैं छोटा था तो अना नामक सिक्का चलता था, 1 आना 2 आना।
तो 1 रुपया इक्वल टू 16 आना होता था, 16 आना मिलाएंगे तब 1 रुपया बनेगा आपका। औरंगजेब ने सर्वाधिक रुपयों की ढलाई करवाई, सर्वाधिक सिक्के चलाए औरंगजेब ने, लेकिन कलमा सिक्कों पे लिखवाना बंद कर दिया। औरंगजेब का कहना था कि अगर गैर मुस्लिम के हाथ में सिक्का जाएंगे तो कलमा का बेइज्जती होगा, मुस्लिमों का बेइज्जती होगा और सिक्का पवित्र हो जाएगा। 1577 में अकबर ने टकसाल अधिकारी की नियुक्ति करवाया था दिल्ली में, और इसका जो टकसाल अधिकारी का जो हेड था उसको दरोगा बोला जाता था। ठीक है, तो इतना ही देखेंगे। उसके बाद हम मनसबदारी के बारे में थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसके बारे में देख लेंगे। उसके बाद हम मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे। तो अगर ये आप पूरा पढ़ लेते हैं इतना सा, तो आपको मुगल साम्राज्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर पहले का वीडियो आप नहीं भी देखे हैं तो सारा क्वेश्चन आपको इसमें से सॉल्व हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपको सिर्फ हर जगह क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, घंटी भी दबा दीजिएगा, अच्छा लगा होता। और क्या बोलेंगे, कुछ नहीं। जय श्री राम, थैंक यू, बाय बाय।